Hello and welcome as we meet here to talk about sampling. Now, before we move on to exact sampling design, what method to select for sampling, how I'll be picking up my items from population, उससे पहले हम sample design के बारे में बात कर लेते हैं. Now, when you are designing your sample, there are certain steps to be followed so that we do not miss on something, so that we do not commit some error. वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं अगर हम उनको यहां पर लिखें तो स्टेप्स इन सैंपल डिजाइन. वो स्टेप्स क्या क्या होंगे? यू शुड बी नोइंग योर ऑब्जेक्टिव. Now these are the steps that should be followed in designing your sample. Sample design के अंदर इन steps का ध्यान रखना है. This is basically a blueprint कि if we go through all these steps, the sample that we are picking up for our research, जिसमें से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास टेबल आएगी जिसका हम मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, कोई भी आगे स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो जो सैंपल हम पिक करेंगे, जो डेटा हम पिक करेंगे, वो रिलायबल हो, वो कंसिस्टेंट हो, उसके अंदर स्टेटिस्टिकल कंसिस्टेंसी हो, उसके लिए इन स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्टिव. व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिव? कि बिफोर यू आर एम्बार्किंग ऑन दिस जर्नी ऑफ गैदरिंग द डेटा, कि जहां पर मैं जाऊंगा और डेटा कलेक्ट करके लाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, रिस्पोंडेंट से पूछूंगा, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करूंगा, इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट करूंगा, विच वी हैव सीन इन पास्ट कि किस तरह से डेटा कलेक्शन हो सकता है. जिस तरह से भी डेटा कलेक्ट करना है, पहले मुझे ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ माई रिसर्च, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस डेटा, उसके अंदर कितनी रिलायबिलिटी चाहिए हमारे को, किस लेवल तक का हम प्रिसीशन चाहते हैं. अगर हमारे को कोई जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक लाइट इंफॉर्मेशन का एक रफ आइडिया लेने के लिए हमारे को एक रिसर्च करनी है, तो उसके अंदर फिर हम यहां पर सब जगह पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि वी आर नॉट रेडी टू स्पेंड टू मच मनी. हमारे को तो जस्ट एक नो हाउ चाहिए हल्की सी. वहीं पे अगर कोई डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कोई कोरोना जैसी बीमारी की हम मेडिसिन डिवाइस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव इज सेविंग लाइव्स. उस केस में आगे जो कुछ भी मेथड पिक किया जाएगा, इट विल बी सच कि लाइफ शुड बी सेव्ड, मिनिमम लाइफ शुड बी पुट एट रिस्क. तो वो डिपेंड करेगा. कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें मैं सिर्फ जाऊंगा और कुछ लोगों से पूछ करके आ जाऊंगा कि यस, व्हाट डू यू प्रेफर, विच ब्रांड डू यू प्रेफर, व्हाट कलर ऑफ स्कूटर डू यू प्रेफर. अब इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेरा सीरियस इशू नहीं है कि मैं उनकी प्रोफाइल पूछ डालूं, उनका हाउस होल्ड इनकम पूछ डालूं, उनका एजुकेशन लेवल पूछ डालूं. तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. उस हिसाब से फिर उस सीरियसनेस के हिसाब से कितना हमारा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एरर है, उस एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एरर के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. क्या वो एरर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो डेथ्स होनी शुरू हो जाएंगी लाइक इन मेडिसिन फॉर कोरोना, या अगर उसमें थोड़ा सा एरर हो जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा दिन रात का फर्क नहीं पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो कि अगर हम स्कूटरेट्स का सर्वे कर रहे हैं, अगर हम कार के कलर का सर्वे कर रहे हैं, तो बाय एंड लार्ज दो एक कलर हैं जो डोमिनेट करेंगे, बाकी सब कलर्स काफ़ी पीछे छूट जाएंगे. तो इसका मतलब यहाँ अगर कोई एरर हो भी गया 2% 3% का, तो ऐसा नहीं है कि एक कलर की चॉइस 40% है और दूसरे कलर की चॉइस 38% है, कि आई कैन नॉट अफोर्ड एन एरर. ऑलमोस्ट वी नो कि एक कलर डोमिनेट करता है, ब्लैक डोमिनेट करता है या वाइट डोमिनेट करता है. कार्स के अंदर सिल्वर या ग्रे, जो भी कलर उसको हम कहते हैं, वो डोमिनेट करता है. तो बाय एंड लार्ज वी हैव रफ आइडिया, जस्ट वी विश टू गो आउट एंड चेक, इंश्योर करना चाहते हैं. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. उस ऑब्जेक्टिव के अंदर जिसने भी आपको वो रिसर्च दी है, अगर आप खुद भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, कितना एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एरर है. तो ये सारी चीजें हमारे को यहां पर आइडिया क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ माई डेटा. आप इस डेटा से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे. देन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब हु इज द टारगेट पॉपुलेशन, किन लोगों से पूछा जाने वाला है मेरा क्वेश्चन, कहां से मेरा डेटा गैदर होने वाला है. इफ आई एम टॉकिंग ऑफ व्हाट डिसिप्लिन आर स्टूडेंट्स डूइंग इन देयर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा डिसिप्लिन वो पिक कर रहे हैं, तो इस केस में मेरा पॉपुलेशन कौन हो गई, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं. क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कौन सा डिसिप्लिन पिक कर रहे हैं. तो इसका मतलब टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गई,
जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि पिछले 10 सालों में कौन से डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन ज़्यादा हुई है, कौन से डिसिप्लिन का स्कोप कैसा था, इन दैट केस लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की है वो सब मेरी पॉपुलेशन हो गए। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड इन लास्ट 10 ईयर्स बिकम माई पॉपुलेशन। अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरे कॉलेज के अंदर बीबीए कोर्स के बच्चों का एवरेज 12th परसेंटेज क्या है, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, मेरे कॉलेज के बीबीए के बच्चे। इफ आई से कि हमारे कॉलेज के अंदर, आईएमएस के अंदर, रामपुरिया कॉलेज के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर जो एडमिशंस हुए हैं उनका 12th का क्या एवरेज परसेंट है। अब इस केस में बीबीए नहीं रह गया पॉपुलेशन, इस केस में वो सब बच्चे आ गए जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। दे मे बी फ्रॉम मैनेजमेंट, दे मे बी फ्रॉम कॉमर्स, दे मे बी फ्रॉम आर्ट्स। तो दैट इज द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कि जो क्वेश्चन आपका है, जो क्वेरी है, वो जिसको टारगेट करती है, वो टारगेट पॉपुलेशन कौन है। तो आई शुड बी नोइंग कि मेरी पॉपुलेशन कौन है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि राजस्थान का पर कैपिटा इनकम क्या है, तो ऑल राजस्थानीज बिकम माय टारगेट पॉपुलेशन। उस केस में एक भी जना मैं पंजाब से नहीं लूंगा, एक भी जना मैं गुजरात से नहीं लूंगा, क्योंकि मैं राजस्थान की पर कैपिटा चेक करनी चाह रहा हूं। वहीं पे अगर इंडिया की पर कैपिटा देखनी है तो कुछ राजस्थान से आएंगे, कुछ पंजाब से आएंगे, कुछ गुजरात से आएंगे, कुछ कर्नाटक से आएंगे, कुछ बंगाल से आएंगे, कुछ यूपी से आएंगे, कुछ बिहार से आएंगे। People will be scattered everywhere. Respondents will be scattered everywhere. तो दिस इज द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कि जो आपकी क्वेरी है वो किसको टारगेट करती है। प्रेफरेंस ऑफ यूथ टुवर्ड्स म्यूजिक, प्रेफरेंस ऑफ यूथ टुवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। तो अब उसमें यूथ आ गया, जो भी यूथ ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है। हाँ, अब आप अपनी डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि आप यूथ किसको कह रहे हैं, 21 to 35 कह रहे हैं या 15 to 25 कह रहे हैं, जिसको भी आप यूथ कह रहे हैं, जो भी लर्निंग में है। या हो सकता है कि आप जो भी जना लर्निंग कर रहा है, अगर अब मैं इस यूथ वर्ड को हटा देता हूं, प्रेफरेंस इन ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, तो अब जो भी जना ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है उसकी क्या प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस इन ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, जो भी जना ऑनलाइन पढ़ा रहा है किसी भी मीडियम में, स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, टेलीविजन पे पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, गूगल क्लासरूम के थ्रू पढ़ा रहा है, जूम के थ्रू मीटिंग्स ले रहा है, किसी भी तरह से अगर कोई जना पढ़ा रहा है किसी को, दूसरे को, तो वो कौन सा प्रेफर कर रहा है, क्यों प्रेफर कर रहा है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कि आपकी क्वेरी को जो एड्रेस करते हैं, जो लोग उस क्वेरी को पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग हाथ ऊपर करके कहेंगे कि यस आई हैव डन ग्रेजुएशन इन दिस ईयर, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन लास्ट 10 years, आई एम लर्निंग ऑनलाइन, आई एम टीचिंग ऑनलाइन, वो मेरी पॉपुलेशन है। तो बिफोर यू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी कि मैं जाऊं और डेटा कलेक्ट करके आऊं सैंपल से, लोगों से पूछ करके, यू शुड बी नोइंग योर ऑब्जेक्टिव, यू शुड बी नोइंग योर टारगेट पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन कौन है मेरी। देन सैंपलिंग यूनिट एंड फ्रेम। सैंपलिंग यूनिट क्या रहने वाली है। अब सैंपलिंग यूनिट क्या होती है। सैंपलिंग यूनिट अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो एक कंट्री एक सैंपलिंग यूनिट हो सकती है। डिफरेंट कंट्रीज बिकम सैंपलिंग यूनिट्स कि एक कंट्री एक यूनिट है। कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट्स एक सैंपलिंग यूनिट हो सकते हैं कि राजस्थान बिकम्स अ सैंपलिंग यूनिट, पंजाब बिकम्स अ सैंपलिंग यूनिट, हरियाणा बिकम्स अ सैंपलिंग यूनिट, गुजरात बिकम्स अ सैंपलिंग यूनिट, एमपी बिकम्स अ सैंपलिंग यूनिट। तो क्या हो रहा है कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारी सैंपलिंग यूनिट्स हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड हमारी सैंपलिंग यूनिट्स हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शन बेस्ड सैंपलिंग यूनिट्स का मतलब अलग अलग हाउसेस, अलग अलग बिल्डिंग्स, अलग अलग फ्लैट्स, अलग अलग शॉप्स, तो अलग अलग कंस्ट्रक्शंस हुए हुए हैं कि भाई ये एक फिजिकल यूनिट है जिससे मैं अपना डेटा कलेक्ट करूंगा। तो सैंपलिंग यूनिट्स कुड बी ज्योग्राफिकली स्प्रेड at level of continents, at level of countries, at level of states, cities, districts, villages, या फिर they could be based on the basis of construction, जिस केस में हमने कह दिया कि हाउस हो गया, फ्लैट हो गया, शॉप्स हो गए, मॉल्स हो गए, तो वो क्या हो गए एक कंस्ट्रक्टेड यूनिट कि हमने एक सेटअप बनाया, हमने एक पेरिफेरी बनाई, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टेड यूनिट है वो हमारी एक सैंपलिंग यूनिट हो सकती है। उसके अलावा फिर अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल यूनिट, सोशल यूनिट मतलब फैमिली, कि एक फैमिली से हम डेटा गैदर करेंगे तो वो एक फैमिली, हम क्या देखना चाह रहे हैं एक हाउस होल्ड इनकम क्या है, तो उस केस में वो फैमिली क्या हो गई मेरी एक सैंपलिंग यूनिट बन गई। या कुछ क्लब्स हो सकते हैं तो हम देखना चाहेंगे कि इस क्लब्स की मेंबरशिप्स कितनी है, ऑन एन एवरेज हर एक क्लब की मेंबरशिप कितनी है, ऑन एन एवरेज क्लब्स की मेंबरशिप फीस कितनी है, तो उस केस में वो हमारी सैंपलिंग यूनिट कौन हो गए क्लब्स हो गए।
तो जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सोशल यूनिट्स है, वो हमारी सैंपलिंग यूनिट्स बन सकती है। एंड देन वी हैव सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम क्या हुआ कि अगर मैं इन सैंपलिंग यूनिट्स की एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर सकूं, वो बन जाता है मेरा एक सैंपलिंग फ्रेम। तो इन अ सेंस जो आपने पॉपुलेशन की अगर लिस्ट बना ली एक, तो वो बन गया आपका सैंपलिंग फ्रेम। हां, अगर आप सैंपल सर्वे नहीं कर रहे हैं और सेंसस सर्वे कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन जो भी हमारी है, पूरे इंडिया का हम सेंसस सर्वे कर रहे हैं, तो हर एक जने का नाम आना चाहिए, हर एक जने का नाम उस लिस्ट के अंदर आना चाहिए। दैट विल बिकम माय सैंपलिंग फ्रेम। तो फ्रेम बेसिकली क्या है? इट इज अ लिस्ट वेयर ऑल सैंपलिंग यूनिट्स आर एन्यूमरेटेड। उस लिस्ट के अंदर सारी की सारी सैंपलिंग यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल होगी। मैं ये देखना चाहता हूं कि मारुति की सर्विस से लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं, तो वहां पे मेरी सैंपलिंग यूनिट कौन बन गए? ऑल मारुति ओनर्स, जिनके पास भी मारुति है, क्योंकि मैं मारुति की सर्विस का सर्वे कर रहा हूं कि मारुति की सर्विस किस तरह की है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो मारुति वाले बन गए, जो भी मारुति ओनर्स है वो बन गए मेरी सैंपलिंग यूनिट। और मेरा सैंपलिंग फ्रेम क्या होगा? उन सब मारुति ओनर्स की एक लिस्ट, जिससे कि फिर मैं उसमें से जाकर के सैंपलिंग कर सकूं। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम। क्या आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस लेवल का सर्वे कर रहे हैं। अगर हाउस होल्ड इनकम का सर्वे कर रहे हैं, तो दैट हाउस, वन पर्टिकुलर हाउस, एक परिवार जो है, एक फैमिली जो रह रही है, वो बन गया हमारा एक सैंपलिंग यूनिट। अगर आप देख रहे हैं कि होटल्स की ऑक्यूपेंसी कैसी है, कि भाई किसी के अंदर 10 कमरे हैं तो कितने फिल्ड होते हैं, किसी के अंदर 50 रूम्स हैं अगर होटल के अंदर तो कितने फिल्ड होते हैं, तो उस केस में हमारी सैंपलिंग यूनिट कौन हो गए? होटल्स हो गए। और फिर डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी पॉपुलेशन है, आप राजस्थान के होटल्स देख रहे हैं या बीकानेर के होटल्स देख रहे हैं, उस हिसाब से फिर क्या होगा, आप अपना सैंपलिंग फ्रेम डिसाइड कर लेंगे। यू विल गैदर अ लिस्ट। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम। देन देयर इज साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल कितना हो? 2 लोगों से पूछा जाए, 10 लोगों से पूछा जाए, 50 लोगों से पूछा जाए, 50,000 लोगों से पूछा जाए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सैंपल? अब साइज ऑफ सैंपल को अगर हम देखें तो कुछ बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे को कोई ऐसी क्वेरी है जिसका पॉपुलेशन 60 का है, फॉर एग्जाम्पल, अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, एवरेज मार्क्स इन 12th। अब मैं किसी एक क्लास को उठाता हूं कि भाई मेरा जो सेक्शन ए है ऑफ बीबीए, बीबीए का जो मेरा सेक्शन ए है उसमें एवरेज मार्क्स कितने हैं। अब एक एवरेज मार्क्स पता करने का तरीका तो ये हो सकता है कि मैं जाकर के सारे 60 स्टूडेंट से पूछ लूं, क्योंकि मैंने क्या कहा है, बीबीए के सेक्शन ए का एवरेज 12th स्कोर कितना है। जब उन्होंने एडमिशन लिया, जब मार्कशीट दी, तो मैं उनसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं अब ये चीज पता लगाना चाहता हूं, तो पॉपुलेशन कौन हो गई मेरी? ये पूरी क्लास हो गई। बीबीए का सेक्शन ए जो है वो पूरी क्लास मेरा क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया बीबीए का सेक्शन है। इफ आई हैड मेंशनड बीबीए, तो उस केस में सेक्शन ए भी आता और सेक्शन बी भी आता, तो पॉपुलेशन क्या हो जाती? बड़ी सारी हो जाती। तो नाउ सैंपलिंग यूनिट कौन रहने वाले? स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट से मैं जाकर के पूछने वाला हूं। सैंपलिंग फ्रेम क्या रहेगा? अ लिस्ट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स। अब बात आती है साइज ऑफ सैंपल, कितना साइज लिया जाए। साइज ऑफ सैंपल एक तो डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन से, कि जितना बड़ा साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा उतना बड़ा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सैंपल लेंगे प्रोपोर्शनेटली। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन बन जाता है लेट्स से 20,000 और कहीं पे हमारा साइज ऑफ सैंपल बन जाता है 130 करोड़। अगर मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं तो हमारा साइज कितना हो जाता है पॉपुलेशन का? 130 करोड़। हो सकता है हम किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का डेटा चेक कर रहे हैं 20,000, हो सकता है हम सिर्फ एक क्लास का डेटा चेक कर रहे हैं 60। तो अब क्या साइज लिया जाए? आई एम नॉट श्योर कितना साइज लिया जाएगा, बट डेफिनेटली वो साइज कैसा होगा? इट विल बी प्रोपोर्शनेट टू दिस। जैसे कि यहां पर अगर हमने 10% को केटर करने की सोची है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कितने का ले लूंगा? 6 जनों का एक सैंपल ले लूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि ये 6 जने मेरे को अप्रोप्रिएटली बता देंगे कि कितना ऑन एन एवरेज है। देन जब 20,000 हैं
तो 10% वाले रूल में यहां कितना आ गया 2000, और उसी रूल में यहां कितना आ गया 13 करोड़ रिस्पॉन्सेज मेरे को इकट्ठे करने होंगे अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि पॉपुलेशन के 10% से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। तो एक तो ये बात हो गई कि साइज ऑफ पॉपुलेशन इंपैक्ट्स साइज ऑफ सैंपल। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है इट इज सजेस्टेड कि आप उतना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज लें। देन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है जो इंपैक्ट करता है साइज ऑफ सैंपल को, वो होता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी इन सैंपल। वेरिएबिलिटी इन सैंपल का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है फ्रॉम पायलट सर्वे आपको लग रहा है, या जब आपके यहाँ पे एडमिशंस हो रहे थे तब आपको एक रफ आइडिया था कि सभी के अलग अलग आ रहे हैं, कोई 40 वाला आ रहा है, कोई 70 वाला आ रहा है, कोई 80 वाला आ रहा है, कोई 69 वाला आ रहा है, कोई 72 वाला आ रहा है, सभी के अलग अलग परसेंटेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो मैं सैंपल लूंगा उसके अंदर भी वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है। इफ वेरिएबिलिटी इज मोर you should pick larger sample. If as far as size of population is concerned, sample should be proportional, कि जितना साइज है अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से बना लिया जाए, जो भी हमारा क्राइटेरिया डिसाइड होता है उस हिसाब से हम साइज बना लेंगे। लेकिन वेरिएबिलिटी अगर ज़्यादा है तो फिर सैंपल साइज कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और अगर वेरिएबिलिटी कम है तो छोटे सैंपल साइज से चल जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई क्राइटेरिया ऐसा लेते हैं जिसके अंदर हमारे को लग रहा है कि बाय एंड लार्ज सब जने एक जैसे ही हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सैंपल साइज जो है वो 13 करोड़ की जगह क्या लिख सकते हैं, 1.3 करोड़ ले सकते हैं। ये कितना हो गया, 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे को पता है वेरिएबिलिटी नहीं है, बाय एंड लार्ज सबका रिस्पॉन्स एक जैसा ही आने वाला है। अगर मैं पूछता हूं इनसे कि पेप्सी पसंद है या कोक पसंद है, तो मेरे को बाय एंड लार्ज पता है कि पेप्सी ऑलमोस्ट इंडिया से खत्म हो गई है। मेजर ब्रांड्स कहाँ हैं, कोक के पास है, तो कोक का शेयर ही ज़्यादा आने वाला है। तो इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेरिएबिलिटी नहीं है। यस, सैंपल साइज के अंदर मेरी नॉलेज, मेरा पायलट सर्वे पे अभी हम आएंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे, दैट डज मेक अ डिफरेंस कि उसमें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट बाय एंड लार्ज आइडिया इज अगर वेरिएबिलिटी कम है तो सैंपल साइज छोटा लिया जा सकता है। लेकिन अगर यहां पे लग रहा है कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं, अलग अलग मीडियम से आ रहे हैं, अलग अलग मार्क्स हैं उन सबके, तो हो सकता है मैं सैंपल साइज 6 की जगह कितना कर दूं, 12 का कर दूं, जो कि कितना हो गया 20% साइज। इसका मतलब मैं एक केस में तो अपनी पॉपुलेशन के 20% लोगों से पूछ रहा हूं, 1 आउट ऑफ एवरी 5। एक केस में मैं 1% लोगों से पूछ रहा हूं, 1 आउट ऑफ एवरी 100। तो डिपेंडिंग ऑन वेरिएबिलिटी इन सैंपल ऑफ कोर्स ये चीज चेंज होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे एन्यूमरेट करने की कोशिश करूं कि व्हाट डज साइज ऑफ सैंपल डिपेंड अपॉन, साइज ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पॉपुलेशन, then variability in sample, then the precision level that you wish, the level of significance that you wish, the acceptable level of error that you are ready to entertain. कितना प्रिसीशन आप चाहते हो, कितना एरर आपको एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपका एरर लेवल थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है तो सैंपल साइज आप छोटा ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत प्रिसीशन चाहिए तो सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम प्रिसीशन की बात करें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इन केसेस में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, जितना ज्यादा आपको, सॉरी इनके भी प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज्यादा आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, जितना ज्यादा आपको प्रिसिशन चाहिए, उतना बड़ा सैंपल आपको लेना पड़ेगा। अगर मैं 100% श्योर होना चाहता हूं कि जो 60 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज 12th का स्कोर कितना है, तो बेस्ट तो क्या रहेगा,
चलिए 6 से पूछ रहा हूं, 6 से बेटर क्या आंसर आएगा मेरे पास अगर मैं 12 जनों से पूछ लेता हूं। 6 में हो सकता है थोड़ा सा मैं हाई रैंकर से पूछ लूं तो थोड़ा बायस्ड आ जाए, लेकिन 12 के अंदर तो कोई हाई भी आएंगे कोई लो भी आएंगे। इससे भी बेटर रहेगा मैं 18 जनों से पूछ लूं, और ज़्यादा स्कैटर हो गया क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट रो से पूछ लिया, कुछ फर्स्ट से पूछा, कुछ लास्ट से पूछा, कुछ मिडिल से पूछा। और अच्छा रहेगा मैं 60 से पूछ लूं, एकदम परफेक्ट हो गया। 60 बिकम्स सेंसस, कि जितनी पॉपुलेशन थी उस पूरी पॉपुलेशन से आपने पूछ रहा था। दिस इज सेंसस सर्वे। तो बेस्ट प्रिसीजन तो ऑब्वियसली कहां मिलता है मेरे को? सेंसस में मिलता है। पूरी पॉपुलेशन से पूछा, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा पॉपुलेशन से पूछने की कोशिश करेंगे बॉटलनेक्स आते हैं, टाइम लगता है, पैसा लगता है, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। आप उसको फोन कर रहे हैं, उसने फोन नंबर गलत दे रखा है। आप उसको फोन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मार्कशीट अभी मेरे पास नहीं है सर। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा इन सब 60 से इंफॉर्मेशन लेने में। इसलिए हम क्या करते हैं कि आई गो फॉर 18, आई गो फॉर 12, आई मे गो फॉर 6 डिपेंडिंग ऑन दीज क्राइटेरिया। तो बाय एंड लार्ज अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है बड़ा सैंपल ले लीजिए। वेरिएबिलिटी विद इन सैंपल ज्यादा लग रही है कि भाई बहुत ज्यादा, किसी के नंबर कुछ है, किसी के नंबर कुछ है, किसी की हाइट कुछ है, किसी की हाइट कुछ है, सब अलग अलग आ रहा है रिस्पॉन्स, तो बड़ा सैंपल साइज ले लीजिए जिससे कि हम सबका रिप्रेजेंटेशन ले सकें, हर हाइट का, हर मार्क्स का मेरे पास एंट्री हो उसके अंदर। तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, सैंपल साइज बड़ा ले लीजिए। अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज़्यादा चाहिए, प्रिसिशन ज़्यादा चाहिए, बड़ा सैंपल साइज ले लीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़्यादा प्रिसिशन आ जाएगा उसके अंदर। फाइन। सो दिस इज द आइडिया फॉर साइज ऑफ सैंपल। तो क्या क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि व्हाट सैंपल साइज शुड आई पिक? ये कुछ 3-4 क्राइटेरिया हुए जिन पे बेस्ड हम अपना सैंपल साइज ले सकते हैं। देन पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब आप एक डेटा पे ऑपरेट करते हैं और उसके कुछ वैल्यूज आती हैं लाइक मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, तो अब ये जो चीजें आ रही हैं सारी, ये क्या है? पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन है। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन दैट आर टेलिंग मी अबाउट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कह दिया कि सिटी ए एंड सिटी बी, सिटी ए की एवरेज हाइट है 6.1 फीट जबकि सिटी बी की हाइट है 5.9 फीट। अब ये क्या है? एवरेज हाइट। नाउ दिस एवरेज हाइट इज अ पैरामीटर एंड दिस पैरामीटर इज टेलिंग मी कि ए सिटी को जब मैं विजिट करूंगा तो आई एक्सपेक्ट के मेरे को लंबे लोग मिलेंगे। बी सिटी को जब मैं विजिट करूंगा, टूर करूंगा, तो मेरे को 5-9 के आसपास के लोग मिलेंगे। यस, कुछ ऐसे भी होंगे जो 5-7 होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 6 के होंगे, बट बाय एंड लार्ज 5-9 के होंगे। यहां पे 6 फुट से ऊपर के लोग ज्यादा मिलेंगे क्योंकि हमारा एवरेज कितना आ रहा है सिटी ए का? 6.1। तो पैरामीटर इज समथिंग दैट डिफाइंस पॉपुलेशन। सैंपल क्या करने के लिए लेते हैं हम? सैंपल इसीलिए तो लेते हैं कि हमारे को एक पॉपुलेशन का आइडिया लग जाए। वो जो मिठाई भरी हुई प्लेट पड़ी होती है और उसमें से आप एक मिठाई का पीस उठा करके खा लेते हैं, जब हम मूंगफली लेने जाते हैं तो 2 मूंगफली उठा करके खा लेते हैं, वो क्या है? सैंपलिंग है। क्यों है? कि हमने रैंडमली एक मूंगफली उठाई और अगर वो सही निकल गई तो इसका मतलब बाकी भी सही होंगी। अगर वो सीली नहीं है, अगर वो सही से सिकी हुई है, तो आई एक्सपेक्ट बाकी भी सही होंगी। अगर वो मिठाई का पीस खट्टा नहीं है, ताज़ा लग रहा है, तो बाकी के भी ताजे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसने मिक्स करके हमारे को फूल करने के लिए रखा है। पूरी ट्रे की एक ही तो एजिंग होगी, पूरी ट्रे एक साथ ही तो बन के आती है। तो वी डू एक्सपेक्ट कि जो मैंने सैंपल पिक किया है वो मेरे को बताएगा पॉपुलेशन कैसी है। तो यहां पर अब सैंपल पैरामीटर क्या आ गया मेरे पास? 6.1, विच इज टेलिंग मी कि पॉपुलेशन क्या होगी। यहां पर जो होगी पॉपुलेशन वो हाइट ज्यादा की होगी, यहां पर कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू ए हाइट कम होगी। और एवरेज हाइट कितनी है? 5.9, विच अगेन इज वेरी टॉल। सिटी सी आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास एवरेज हाइट आ जाती है 5.5। तो यहां पर आई कैन से कि लोग थोड़े छोटे हाइट के रहेंगे। सो दीज आर पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। कि क्या पैरामीटर आप चेक करना चाहते हो? आप प्रोपोर्शन चेक करना चाहते हो, आप प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, आप एवरेज हाइट चेक करना चाह सकते हैं। तो वट एवर पैरामीटर यू आर इंटरेस्टेड इन, इट मे बी अ मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी पैरामीटर, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल मेजर्स हैं जो हम पढ़ेंगे, वो सारे क्या हैं? पैरामीटर्स, बिकॉज दे टेल मी अबाउट पॉपुलेशन, दे टेल मी अबाउट रिलेशंस इन पॉपुलेशन। तो दोज आर पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। देन देयर इज
डेटा कलेक्शन, कि बाहर जाइए और डेटा कलेक्ट करके लाइए। डेटा कलेक्शन के हमने पीछे भी मेथड्स देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह से डेटा कलेक्ट होगा। इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनर, शेड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन। जिस तरह से भी आपका डेटा कलेक्शन करना है आप डिसाइड कर लीजिए कि इन पैरामीटर्स को सही से एड्रेस करते हुए कैसा डेटा कलेक्शन रह सकता है, कौन सा टेक्निक डेटा कलेक्शन की बेटर रहेगी। देन वी हैव नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। नॉन रिस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं? नॉन रिस्पॉन्डेंट्स कैन बी पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स एंड कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स क्या है कि उन्होंने हमारे को रिस्पॉन्स तो दे दिया लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ बताया नहीं, कुछ चीज़ों में उन्होंने अपना रिस्पॉन्स रिजर्व रख लिया, छुपा लिया, तो वो तो हो गए पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। कि 10 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 4 का नहीं दिया। फिर यू कैन हैव कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स के उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो जनरली क्या होता है कि कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स आपका टाइम एफर्ट तो वेस्ट कराते हैं कि आपने उसको एक क्वेश्चनर मेल किया, आपका डाक का पैसा लग गया, वापस आया, उसने कह दिया कि नहीं आया, आपने 4 बार फ़ोन किया, उसने नहीं भेजा, तो 4 बार फ़ोन का पैसा लग गया, पोस्टेज का पैसा लग गया, तो खर्चा होता है, एफर्ट लगता है मेरा। लेकिन ये जो कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स हैं ये हमारे को हर्ट नहीं करते क्योंकि उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो उनका रिस्पॉन्स मेरे डेटा में नहीं आएगा, मेरे डेटा के अंदर कोई जीरो वाली एंट्रीज नहीं आएंगी, तो दे डू नॉट डिस्ट्रॉय माई डेटा। लेकिन जो पार्शियल रिस्पॉन्डेंट्स है उनके कारण मेरा डेटा जो होता है वो गड़बड़ाने लगता है। अब क्या होगा, किसी आंसर के तो मेरे पास 100 रिस्पॉन्सेज होंगे लेकिन किसी आंसर के मेरे पास 70 रिस्पॉन्सेज ही होंगे, क्योंकि 7th क्वेश्चन ऐसा है जिसका बहुत सारे लोगों ने आंसर छुपा लिया, 9th क्वेश्चन ऐसा है जिसका बहुत सारे लोगों ने आंसर छुपा लिया। तो जो पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो भी हमारे को कई बार हर्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेरी, डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट क्वेश्चन, हमारे को क्या करना होगा, एक बार उस क्वेश्चनर को, एक बार उस रिस्पॉन्स को स्टडी करना होगा, देखना होगा, और अगर लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पूरे रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर देंगे, विल कंसिडर इट टू बी नॉन रिस्पॉन्डेंट। हाँ, अब अगर ऐसा है कि किसी ने अपने नाम छुपा लिए हैं तो नाम छुपाने से मेरे रिसर्च डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दैट केस वही रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एज छुपा लिया है, और एज मैटर करती है मेरे क्वेश्चनर को, मेरे रिसर्च को, कि किस एज के लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन दैट केस एज अगर उसने नहीं बताई है तो वो नॉन रिस्पॉन्डेंट हो गया। तो आइडिया ऑफ नॉन रिस्पॉन्डेंट इज कि हो सकता है वो पूरा ही जवाब ना दे, इन दैट केस हमारे को कोई परेशानी नहीं। बट अगर वो कुछ सिलेक्टिवली जवाब नहीं दे रहा है तो वी नीड टू स्क्रूटनाइज इट, वी नीड टू स्कैन थ्रू इट, वी नीड टू स्क्रॉल थ्रू द क्वेश्चनर, वी नीड टू स्क्रॉल थ्रू द रिस्पॉन्स, कंप्लीट रिस्पॉन्स, टू इंश्योर कि जो काम की चीजें हैं वो आ गई है। नाम नहीं आया, नो इश्यूज, उसका घर कौन सी कॉलोनी में है, कौन से मोहल्ले में है, नहीं आया। अगर आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पैटर्न नहीं स्टडी कर रहे हैं तो एड्रेस से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईमेल से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज अप टू यू टू डिसाइड कि नॉन रिस्पॉन्डेंट्स को किस तरह से डील करना है। यू कुड हैव पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स, कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। तो यहां पर हम ये लिख देते हैं 7th जो है हमारा नॉन रिस्पॉन्डेंट्स किस तरह के हो सकते हैं। यू कुड हैव पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स विच आर वेरी सीरियस, टफ टू हैंडल, और यू कुड हैव कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्डेंट्स का कुछ नहीं है, खाली आपका पैसा टाइम लगता है लेकिन डेटा के अंदर कोई खराबी नहीं डालते ये लोग। पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स, टाइम भी लग गया, पैसा लग गया, एफर्ट लग गया, और अब गारंटी भी नहीं है कि डेटा करेक्ट है या नहीं। तो पार्शियल नॉन रिस्पॉन्डेंट्स आर लिटिल टफ टू हैंडल। Then we have selection of proper sampling design. अब सैम्पलिंग डिजाइन कैसी रहे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, क्लस्टर हो, स्ट्रेटिफाइड हो, उसके बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करेंगे। बाय एंड लार्ज सेलेक्टिंग प्रॉपर सैम्पलिंग डिजाइन का आइडिया यह है कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। क्या बाहर जाकर के पहले 10 जनों से पूछ लिया जाएगा, क्या हर 10th से पूछा जाएगा, क्या हर घंटे 10 बजे जो भी मेरे सामने पहले बार आएगा, जो भी 10 बजे के बाद मेरे से पहला टकराएगा उससे पूछ लूंगा, 11 बजे के बाद जो फर्स्ट मेरे से मिलेगा उससे पूछ लूंगा। क्या पैटर्न रहेगा हमारा डेटा कलेक्शन का, किस तरह से मैं लोगों को आइडेंटिफाई करूंगा, हाउ डू आई जीरो इन ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के, इन लोगों से पूछा जाएगा। क्या हर 10th घर में जाकर के पूछूंगा, हर 17th घर में जाकर के पूछूंगा कि आपका हाउस होल्ड इनकम क्या है, आपका कौन सा टीवी चैनल आपको पसंद है, आपके घर में कौन सा DTH कनेक्शन लगा हुआ है। दैट इज द आइडिया ऑफ selection of proper sampling design. We'll talk more about it in next lecture, or rather few lectures to come.
2-3 लेक्चर लगेंगे हमारे इसके बारे में बात करने में। देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग फील्ड वर्क, दिस इज द एग्जीक्यूशन। अभी तक जो हो रहा था वो क्या था, पेपर पे काम हो रहा था, मेरी प्लानिंग थी, मेरे ऑफिस में काम हो रहा था, मेरे पीसी पे, मेरे कंप्यूटर पे स्पेशलिस्ट के साथ काम हो रहा था, मेरी टीम के साथ काम हो रहा था। नाउ कम्स द टाइम टू ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड वर्क। बाहर जाकर के कितने लोग सर्वे करने वाले हैं, प्रिंटआउट्स कहाँ से निकलेंगे, क्वेश्चनर्स कहाँ से निकलेंगे, स्पीड पोस्ट किए जाएंगे, कुरियर किए जाएंगे, कुरियर वाले से अपना कॉन्टैक्ट हो गया, वो यहाँ से आकर के डेली कुरियर्स पिक करेगा, या हम जाकर के कुरियर के ऑफिस पर दे करके आएंगे। सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग योर फील्ड वर्क। कितने सुपरवाइजर्स होंगे, एक सुपरवाइजर के अंडर कितने जने होंगे, डेटा एंट्री का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डेली डेटा एंट्री होगा या वीकली डेटा एंट्री होगा, कि 6 दिन सब जने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 7th डे सब जने डेटा एंटर कर रहे हैं, किस तरह का रहेगा। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग योर फील्ड वर्क। कि अब जब हम फील्ड में उतर रहे हैं, कितने लोग फील्ड में उतरने वाले हैं, उनकी क्या हायरार्की रहेगी, हु विल बी द बॉस, हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग देम, हु विल बी द सुपरवाइजर, हु विल बी द एन्यूमरेटर्स, who will be the researchers, who will be the statisticians, ये सारा यहाँ पे फाइनलाइज हो रहा है। किस तरह से हम उस चीज़ को, हायरार्की क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, बेसिकली अब इस चीज़ को करना है, मेरी टीम कौन है जो ये काम करेगी, जो कुछ यहाँ प्लान हुआ है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग योर फील्ड वर्क। एंड देन वी हैव अ पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम करने से पहले इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप पायलट टेस्ट करें। पायलट टेस्ट क्या होता है, चाय बन रही होती है, आप दुकान पर जब चाय पीते हैं, आप देखते हैं कि वो चाय बना रहा होता है, और फिर वो क्या करता है, जब ऑलमोस्ट चाय बन जाती है तो एक चम्मच उसके अंदर डालेगा, अपने हाथ पर एक बूंद डालता है और उसको टेस्ट करता है। दैट इज पायलट टेस्ट। बिफोर सर्विंग, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फाइनल प्रोजेक्ट, पायलट टेस्ट करना। किसी को फील्ड में उतार दिया जाए कि जाओ आप कार चलाओ, उससे पहले उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, पहले तो उसको सिमुलेटर पे कार सिखाई जाए, फिर उसको एक खाली मैदान के अंदर कार सिखाई जाए, फिर उसको एक कॉलोनी में सिखाई जाए, और फिर उसको कहा जाए कि आप शहर के अंदर जाइए। इसका मतलब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करना, जस्ट टू सी किस चीज सही हो रही है या नहीं, वो चाय सही बनी या नहीं, हमारे को कार चलानी सही से आई या नहीं। पैकेजिंग होती है, हमारे प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग होती है, मैगी की जो पैकेजिंग है, इस पेन की जो पैकेजिंग रही होगी, इस डस्टर की जो पैकेजिंग रही होगी, तो इसके लिए क्या होते हैं, पायलट टेस्ट होते हैं। पैकेजिंग तैयार की जाती है और 10 जनों को, 20 जनों को, 50 जनों को दिखाई जाती है, ये पैकेजिंग कैसी लग रही है। ये पैकेजिंग देख करके प्रोडक्ट के बारे में क्या आइडिया आ रहा है कि प्रोडक्ट रिच है या जस्ट ऑर्डिनरी है। तो आइडिया इज, पायलट टेस्ट इज कि कोई भी चीज जब आप करने जा रहे हैं, पहले एक बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको ओपिनियन दे सकते हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, उनको थोड़ा सा दिखा लिया जाए। वाई पायलट सर्वे, क्योंकि जब आप सर्वे करने जाते हैं, मेरी तरफ से तो मैं कभी कुछ गलत करता ही नहीं हूं, कोई भी जना दुनिया में ऐसा नहीं है जो विलफुली गलत करता है। हम लीव एप्लीकेशन भी लिखते हैं अपने क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को, तो अपनी तरफ से तो सबसे अच्छी एप्लीकेशन लिखी होती है। हमने पढ़ी थी इंग्लिश में, मेरे 95 आउट ऑफ 100 आए थे, मैं तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन लिखता हूं। हम अपनी तरफ से तो हमेशा वो बहुत अच्छी ही लिखते हैं एप्लीकेशन। अपनी तरफ से तो हम अगर इंग्लिश भी बोल रहे हैं तो बहुत प्रिसाइज इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं तो बहुत क्लियर बोलते हैं, बट द इशू इज सामने वाले को वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो जो मैंने यहां पे रिसर्च का डिजाइन किया है, डेटा कलेक्शन का डिजाइन किया है, कुछ लोगों पे 10, 20, 50 लोगों पर जाकर के टेस्ट करते हैं कि मैं जो पूछ रहा हूं उनके समझ में भी आ रहा है क्या कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने जाकर के पूछना शुरू कर दिया, व्हाट OTT प्लेटफॉर्म्स डू यू यूज। अब मेरी तरफ से तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर। मेरे को तो OTT 3 साल से पता है कि OTT क्या होता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। अब जैसे ही आप पायलट सर्वे में जाएंगे और उससे पूछेंगे व्हाट OTT प्लेटफॉर्म्स डू यू यूज, वो अचानक कहेगा OTT क्या होता है। चलो एक जने ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उस 50 में से आपसे 15 जने, 20 जने, 25 जने, 35 जने अगर कहते हैं व्हाट इज OTT, तो आपको एक चीज क्लिक होगी कि दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो पायलट सर्वे बेसिकली क्या कहते हैं, आपको एक फील दे देते हैं कि व्हाट इज द एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी, व्हाट इज द इंटेलिजिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर इंक्वायरिंग। क्योंकि यहाँ क्या होने वाला है, अब हम क्वेश्चंस ही तो पूछेंगे बाहर जाके। ये जो डेटा कलेक्शन हो रहा है ये क्या हो रहा है, बाहर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है, गो फॉर अ पायलट सर्वे। कुछ लोगों से पूछा जाए, फिर रेक्टिफिकेशंस कर देंगे, फिर एक छोटा सा पायलट सर्वे अपलोड कर दिया जाए। देयर इज नो हार्म इन 2-3 राउंड्स ऑफ पायलट सर्विस, जिससे कि हमारे को क्लियर हो जाए कि अब जो मैं पूछना चाहता हूं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है। जवाब दे नहीं दे उसकी चॉइस है, लेकिन उसको क्लियरली समझ में आ रहा है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड पायलट सर्वे। एंड फाइनली वी हैव बजटरी कंस्ट्रेंट्स।
ये पूरी की पूरी रिसर्च, ये सैंपल डिज़ाइन जो है, इट शुड टेक केयर ऑफ योर बजटरी कंस्ट्रेंट्स। जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है, जिसने मेरे को प्रोजेक्ट दिया है, वो कितना पैसा देने को तैयार है, कितना टाइम देने को तैयार है। ये सैंपल साइज होने दो, डेटा कलेक्शन होने दो, सैंपलिंग डिजाइन होने दो, दिस ऑल विल डिसाइड अपॉन अल्टीमेटली बजटरी कंस्ट्रेंट। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स सैंपलिंग डिज़ाइन नहीं रखूंगा, फिर तो मैं एक ऐसी ईजी सैंपलिंग डिज़ाइन रखूंगा जिसमें फटाफट डेटा आ जाए और काम खत्म हो। अगर मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं सैंपल साइज कैसा रखने की कोशिश करूंगा, छोटा रखने की कोशिश करूंगा। कहाँ से मैं 5000 प्रिंटआउट्स निकालूंगा? टोटल 5000 रुपये तो प्रोजेक्ट के मिले, तो हो सकता है मैं 10, 20, 50 जनों से डेटा कलेक्शन कर लूँ, 50 क्वेश्चनर का प्रिंट आउट ले लूँ और अपना काम कर लूँ। सो बजटरी कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज दीज विल डिसाइड कि हमारे पास कितना रिसोर्स है, कितना टाइम है इस सब के लिए। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू शुड गो थ्रू फॉर डिजाइनिंग योर सैंपल। कितना सैंपल होगा, कैसा होगा, किन लोगों से पूछा जाएगा, किन लोगों से पूछा जाएगा इज बीइंग डिसाइडेड इन दिस, जिसको अभी हम काफ़ी डिटेल में लेंगे। तो ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको अलग छोड़ दिया है। अदरवाइज दिस इज हाउ वी डिसाइड कि हमारा सैंपल की शक्ल कैसी होगी, कितना बड़ा सैंपल होगा। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट सैंपल डिजाइन। इसको मैं हटा देता हूं, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल डेल्व इनटू प्रॉपर सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन कैसी होनी चाहिए, किन लोगों से पूछा जाए, क्या बाहर जाके रैंडमली पूछा जाए, क्या पर्टिकुलर लोगों से पूछा जाए, क्या इंजीनियर से पूछा जाए, क्या साइंटिस्ट से पूछा जाए, यूथ से पूछा जाए, IMS के BBA के स्टूडेंट से पूछा जाए, किन से पूछा जाए। दिस इज व्हाट विल टॉक अबाउट इन लेक्चर्स टू कम। आई बिलीव इसको डिस्कस करने में हमारे को 2 या 3 लेक्चर्स एटलीस्ट लग जाएंगे। तो इन लेक्चर्स टू कम विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। This was it for our today's discussion on steps in sample design. Until we meet again, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.